जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हम लोग कारवां स्टार्ट किए हैं मैथ में कैप्सूल सीरीज़ का, या इसको आप क्रैश कोर्स कह लीजिए या आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पे ये आपको फ़ायदा देने वाला है ये, ठीक है। तो जो भी हम लोग 20-25 दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहला बात कि इसमें आप लोगों से अपेक्षा यही है कि आप लोग पूरा का पूरा सहयोग देंगे। जैसा कि अभिषेक सर भी आप लोगों को बताएं कि भाई अगर आप लोग सहयोग नहीं देंगे तो कैसे होगा। बिना सहयोग का सरकार नहीं ना बनेगा भाई, सरकार बनाना है तो सहयोग देना होगा, ठीक है। तो आपका सहयोग में आपसे यही चाहिए कि आप लेक्चर को जब भी देखिएगा शेयर मार दीजिएगा, और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर मारिएगा, ठीक है। और अगर कुछ कमी लगता है तो कमेंट करने से भी मत हिचकिचाइएगा। कमेंट आपको जहाँ करना है कर सकते हैं, चैनल में, यूट्यूब में, या व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप लिख सकते हैं, या अभिषेक सर का नंबर दिया हुआ है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। हर जगह कमेंट आपका देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो भी इस कोर्स के बारे में जो भी बातें हैं अभिषेक सर आप लोग को बता दी हैं, तो उस पर तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। हम लोग आते हैं कि भैया कोर्स में ना देखिए पूरा डिटेल में तो पढ़ना अभी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या मुश्किल है, क्योंकि 20-25 दिन में एक रिवीजन जैसा, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होगा। हर एक चैप्टर से ना आपको 20-25 सवाल चैप्टर के वेटेज के हिसाब से, इम्पोर्टेंस के हिसाब से, कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंस है उस हिसाब से हम लोग ना देखेंगे, और ये बहुत फ़ायदेमंद होगा भाई आपके लिए। आप खुद देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जो भी आपका छूटा हुआ है या आप कुछ भूल गए हैं सब रिफ्रेश हो जाएगा, सब रिवाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा। और वैसे हम लोगों ने 12 टॉपिक सेलेक्ट किया है CGL के हिसाब, ये सचिवालय के हिसाब से 12 टॉपिक जहाँ से सवाल आपका आएगा। और 12 चैप्टर में ये टॉपिक नहीं, 12 चैप्टर है, हर एक चीज़ आपका रिवाइज हो जाएगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है। तो उम्मीद यही रहेगा कि जो बात अभिषेक सर आप लोग को बोले हैं और हम भी बोल रहे हैं कि इसकी सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। समर्थन बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक तो कम संसाधन के अभाव में जो भी हो पा रहा है हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर समर्थन रहेगा तो थोड़ा सा संसाधन बढ़ सकता है, और जब संसाधन बढ़ेगा ना तो हम लोग और बेहतर तरीक़ा से आप लोग से जुड़ने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में सबसे पहले ना, मेंसुरेशन में जितना भी तरीका का फिगर है 2D, उनके बारे में जानना, कितना कौन सा फॉर्मूला होता है उसके बारे में जानना। सर्कल में जब ट्रायंगल जाता है तो क्या होता है, स्क्वायर के अंदर जब सर्कल बनता है तो क्या होता है, सर्कल के अंदर जब स्क्वायर बनता है तो क्या होता है, सरकमफेरेंस क्या होता है, बाड़ लगाना क्या होता है, फेंसिंग कैसे होता है, टाइल्स वाला सवाल पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग अभी करेंगे और एक एक चीज़ को समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है, तो शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको क्वेश्चन वाला सेशन समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला तो नहीं ना बताएंगे भाई फिर से। इसीलिए अभी हम लोग पढ़ लेते हैं पहले कंसेप्ट को ध्यान से, ठीक है। और इसका PDF भी हम आप लोग को दे देंगे, तैयार है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं स्क्वायर पे, वर्ग पे। देखो जो स्क्वायर है ना भाई, वर्ग लिख दे क्या, कट तो नहीं ना रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है। स्क्वायर, वर्ग में क्या क्या होता है ये जानिए। तो वर्ग, स्क्वायर एक ऐसा फिगर है, ऐसा एक बंद फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, जिसका चारों साइड बराबर होता है, चारों भुजा बराबर होता है, ए यूनिट और ए यूनिट। इसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो इसमें पूछा जाता है एरिया। तो आपको मालूम है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो फिगर है ना, ये इसका हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो जब कोना कोनी मिलाएंगे ना तो इसी को डायगोनल कहते हैं। और इसका डायगोनल क्या होता है, इसका डायगोनल विकर्ण होता है √2 × a। समझ लीजिए, बस आपको इस समझिए कि रट जाना है।
एरिया दो तरीका से निकाल सकते हैं। अगर आपको साइड मालूम है तो साइड का स्क्वायर, अगर आपको डायगोनल मालूम है तो डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2, इस तरीका से भी एरिया आता है। तीसरा चीज़ इसमें पूछा जाता है कि भैया जो हमारा स्क्वायर है इसका पेरीमीटर, इसका परिमाप कितना है। तो किसी भी फिगर में अगर आपको पेरीमीटर पूछे, परिमाप पूछे, तो याद रखना है कि आपसे बाउंड्री का लेंथ पूछा जा रहा है कि कितना लंबा इसका बाउंड्री है, बाउंड्री का लंबाई कितना है। तो 4 साइड है और चारों साइड बराबर है, मतलब इसका जो पेरीमीटर होगा P4 पेरीमीटर होगा वो 4A हो जाएगा मेरा। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है स्क्वायर में। अब आते हैं रेक्टेंगल में, आयत में। ठीक है, आयत में आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए, आयत एक ऐसा फिगर है ना जिसका दो भुजा आपस में बराबर होता है, लंबाई लंबाई बराबर और चौड़ाई चौड़ाई बराबर। तो ये लेंथ है और ये मेरा ब्रेथ है, लंबाई है और चौड़ाई है। इसका एरिया जैसे बोलेगा तो हमको एरिया के लिए लंबाई गुना चौड़ाई करना होगा। डायगोनल इसमें भी होता है, ठीक है, विकर्ण। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम आपको क्या बोले कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसी देखो, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, समद्विबाहु समकोण, अभी आपको बताएंगे आगे, समद्विबाहु समकोण बनता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये जो डायगोनल है वो होता है √2a। लेकिन यहाँ पे ये जो हमारा ट्रायंगल है इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों अलग अलग है। तो जब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ना तो डायगोनल क्या होता है, √L² प्लस B², ये मेरा डायगोनल होता है। ठीक है, इसका पेरीमीटर पूछा जाता है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का लेंथ, तो L और ये भी L, B ये भी B, तो 2L प्लस 2B। 2 कॉमन निकाल देते हैं, ये आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाता है, 2 × L + B। ये 3 चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है, 3 इसमें 3 इसमें। स्क्वायर का एरिया 2 तरीका से निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने डायगोनल है तो डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2, अगर साइड है तो साइड का स्क्वायर। रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेथ आपको एरिया बता देगा। ठीक है, दूसरा चीज समझिए, स्क्वायर या रेक्टेंगल या सर्कल के से सवाल आता है कि एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा खेत है या एक ऐसा गार्डन है जिसपे हमको ना फेंसिंग करना है, तार घेरना है। तो जब भी फेंसिंग करना हो, घेरा लगाना हो, बाड़ लगाना हो, तो बाड़ कहाँ लगाएंगे, घेरा कहाँ लगाएंगे, फेंसिंग कहाँ होगा, तो जी इनके बाउंड्री पे होगा, इनके बाउंड्री पे होगा। तो पूछ देगा कि तार लगाने में कितना लंबा तार लगेगा, तो भाई उतना लंबा तार लगेगा जितना लंबा बाउंड्री होगा। ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बताएंगे आपको। ठीक है, तीसरा हमको बताना है स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल था, आयत। ठीक है, अब आते हैं सर्कल पे। ठीक है, नहीं पहले ट्रायंगल ही बता लेते हैं, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, विषम बाहु, इसका हिंदी होता है, स्केलिन का हिंदी विषम बाहु, हाँ विषम बाहु त्रिभुज होता है इसका हिंदी। ठीक है, ये एक ऐसा ट्रायंगल है इसका तीनों साइड ना अलग अलग होता है, तीनों साइड अलग अलग होता है। ठीक है, ये साइड A है, ये साइड B है, ये साइड C है। किसी भी ट्रायंगल में, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका बेस मालूम हो और उसका हाइट मालूम हो तो आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। अगर आपको ट्रायंगल का बेस मालूम हो और हाइट मालूम हो तो इस फॉर्मूला से आप उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ये स्केलिन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसमें आपको बेस तो मालूम है मान लीजिए, लेकिन हाइट नहीं मालूम है, तब इस केस में हेरोन फॉर्मूला से इसका एरिया निकाला जाता है।
हेरोन फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये s क्या है? ये तो हो गया इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला, एकदम याद रखिएगा, ठीक है। हम इसीलिए बता रहे हैं कि एकदम याद रखिएगा, ठीक है। अब ये s क्या है? s है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमिति। तो इसका परिमिति कैसे निकलेगा? इसका पेरीमीटर क्या होगा? बोले सर तीनों साइड को जोड़ दीजिए a प्लस बी प्लस सी, और जब इसी पेरीमीटर का आधा हम लेंगे तो वही क्या होगा? s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। ये आपको याद रखना है स्केलिन ट्रायंगल के लिए, ठीक है। मिटाते हैं। डिजिटल बोर्ड का यहीं पे फ़ायदा होता है कि एक क्लिक में सारा हट जाता है। हाथ फेर दीजिए, मिट गया, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आएगा, वो भी आएगा। जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। मेहनत करते रहिए, मज़ा आ जाएगा, एकदम ध्यान से। और अगर पढ़िएगा ध्यान से तो भाई देखो सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। एकदम सब कुछ हम लिख के लाए, एकदम सीरीज से, सीरियल वाइज लिख के लाए, नहीं तो लिखते लिखते ना दिमाग इधर उधर चल जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, वैसे समद्विबाहु त्रिभुज। अभी क्या बताएं? विषम बाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, दो भुजा इसका बराबर होता है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। आइसोसेलेस ट्रायंगल दो भुजा इसका बराबर होता है। तो हम क्या बोले? कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, सबसे पहला बात ये साइड और ये साइड इसका बराबर है, और ये हमारा बी है, ठीक है। ये हमारा बेस है, ठीक है। मान लो बेस है, ये हमारा हाइट है, और जो हाइट होता है ना वही हमारा परपेंडिकुलर लाइन भी होता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। ये हमारा हाइट है। तो अगर हमको बेस मालूम है और हाइट मालूम है तो हम तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे सीधा, हाफ इंटू बी इंटू एच। लेकिन अगर ना बेस मालूम है ना हाइट मालूम है, ना बेस मालूम है ना हाइट मालूम है, ना बेस मालूम है ना हाइट मालूम है, और ये कह देता है कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका ये दो भुजा बराबर है और ये तीसरा भुजा अलग है, तब इसका एरिया कैसे निकलेगा? तो उस केस में आपको एरिया बराबर याद रखना है बी स्क्वायर बट्टा 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, ये समद्विबाहु, आप इससे इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब इसका पेरीमीटर देखो, बेसिकली ना ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछता नहीं है, बहुत छोटा सवाल बन जाता है वो। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर a प्लस b, यही होगा ना, मतलब 2a प्लस b। अरे पेरीमीटर हम आपको क्या बताया? पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, बाउंड्री का लेंथ एक ही बात है। किसी भी 2D फिगर का अगर आपसे परिधि पूछता है, मतलब वो बाउंड्री का लंबाई पूछता है। शेप कैसा भी हो, चाहे स्क्वायर का शेप हो, चाहे रेक्टेंगल का शेप हो, चाहे ट्रायंगल का शेप हो, चाहे सर्कल का शेप हो, जब भी सरकमफेरेंस या पेरीमीटर का बात करेगा बाउंड्री का लंबाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि स्केलिन ट्रायंगल में जब हम हाइट खींचते हैं ना, जब हम हाइट बनाते हैं तो जिस भुजा पे ये पड़ता है ना उसको दो बराबर भाग में बांट देता है। इधर वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन बराबर है, और ये दोनों साइड भी आपस में बराबर है। छोटा सा चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल।
समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इससे सवाल आता है। ठीक है, अभी हम बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं, इसके बाद मिक्स वाला बताएंगे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मिक्स वाला। ठीक है, इसलिए एकदम बने रहिएगा वीडियो में, ऐसा ना कि इधर उधर भटक गए। ये ऐसा ट्रायंगल है जिसका तीनों साइड बराबर होता है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए है, ये साइड भी, साथ ही साथ इसका तीनों एंगल भी बराबर होता है 60-60 डिग्री का। ठीक है, ज्योमेट्री में बहुत डिटेल में बताया है आप लोग को, या बहुत सारा वीडियो भी है, आप जाके देखिएगा। तो सबसे पहले पूछता है इसका एरिया। एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर एरिया। पूछेगा इसका पेरीमीटर, परिधि, तो तीनों को जोड़ दीजिए 3a। पूछेगा इसका हाइट, ये हाइट, इसका हाइट क्या है h, तो √3/2 इंटू a, इसका क्या हाइट। 3 चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ से आपको 3 चीज़ याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे, समकोण त्रिभुज पे। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे इस सब याद रहेगा ना भाई लोग, तो बहुत फ़ायदा होगा आपको, क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगा। और याद नहीं रहेगा तो वहाँ पे भटकते रहोगे एग्जामिनेशन हॉल में, क्या होता है नहीं होता है, इसलिए इसको हल्के में मत लो। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ना एक एंगल 90 डिग्री का होता है, सबको मालूम है, आप लोग पढ़ रहे हैं, सबको मालूम है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम बेस माने और ये मेरा परपेंडिकुलर है, लंब है, या ये हाइट भी है, ये हाइट और परपेंडिकुलर एक ही बात है। और ये मेरा हाइपोटेनस है, कर्ण है, हिंदी में लिख देते हैं, ये क्या है, कर्ण है, ये मेरा आधार है। ठीक है, पूरा ट्रिगोनोमेट्री इसी पे बेस है, और ये मेरा लंब है। ठीक है, लंब है। ठीक है, अब देखो इसका भी एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो b4 बेस, और यहाँ हाइट की जगह पर क्या लिखे, p लिखे, बेस इंटू परपेंडिकुलर। इसका पेरीमीटर, परिधि है ये। ठीक है, p4, इसको हिंदी में लिख देते हैं परिधि या परिमाप। तीनों को जोड़ दीजिए b + p + h। आपसे पूछता है कि भैया इसका हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, तो यही तो है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस, पाइथागोरस बोला कि h बराबर √p² + b²। ठीक है, बेसिकली ये है क्या, ये h² बराबर p² + b² है। ये है क्या, तो समकोण त्रिभुज में जो ये हमारा कर्ण है ना, इसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और जब ये चीज़ निकल के आया h² बराबर p² + b² ना, तो ऐसा बहुत सारा नंबर्स का ग्रुप बना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और इसी को बोला गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे कि 3 4 5 6 8 10, ऐसा बहुत सारा नंबर, 5 12 13, ऐसा बहुत सारा नंबर बना, ऐसा बहुत सारा ग्रुप बना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो भाई ट्रिपलेट भी आप लोग ना याद रखिएगा। ठीक है, बहुत काम आएगा, बहुत जगह। ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आया, बहुत बात आप लोग को याद भी होगा। एक बार देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्वायर पढ़ा दिए, रेक्टेंगल बता दिए, स्केलेन बता दिए, आइसोसेलेस बता दिए, एकदम सब कुछ सीरीज वाइज में आप लोग को दे भी देंगे। ठीक है, इक्विलेटरल हो गया, राइट एंगल हो गया। अब चलते हैं क्वाड्रिलेटरल थोड़ा। ठीक है, इसको मिटाते हैं, हल्के में ना लेना भाई बंधु, एकदम ध्यान से। ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा। आप एक बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए, बार बार कह रहे हैं, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है बहुत जगह, आपके फ़ोन में भी PDF बहुत होगा जिसमें बहुत सारा फॉर्मूला होगा।
और आप उस पीडीएफ को कितना पढ़ते होंगे, कितना याद करते होंगे, ये आप ही जानते होंगे। इसीलिए मेहनत कर रहे हैं तो मेरे साथ एक बार रिवीजन कर लीजिए आंख बंद करके। अब आते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले आपको क्या बता दें, कोई भी अगर इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज, एकदम ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल में आपको रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अगर कोई भी इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, चतुर्भुज, ठीक है, इसका चारों भुजा अलग अलग हो सकता है, अलग अलग लेंथ का हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा ए है, बी है, सी है और ये हमारा डी है, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसके जब इसका एरिया पूछा जाता है ना, तो ना देखो इसको ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। अभी जो यूनिक है ना, उसका तो अलग है, इसका अलग है। देखो ये हमारा डायगोनल है, AC क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है। अब हम ना AC पे परपेंडिकुलर डालते हैं D से और इसको नाम देते हैं H1, और AC पे ही परपेंडिकुलर डालते हैं B से, इसको नाम देते हैं H2। क्या नाम देते हैं, H2। अब देखिए जब इसका पेरीमीटर का बात करेगा, जब इसका सरकमफेरेंस का बात करेगा, जब इसका सरकमफेरेंस का बात करेगा, तब तो चारों भुजा को जोड़ दीजिएगा। क्लियर है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, जैसे बता रहे हैं ना उसी तरीका से हम लिख भी दिए हैं इसमें PDF में, आपको एकदम याद हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू AC इंटू H1 प्लस H2, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। बोलेगा कि एक ना भूखंड है, एक जमीन का टुकड़ा है जिसका डायगोनल दिया हुआ है और उस डायगोनल से ये हाइट खींचा हुआ है, तो इसका एरिया निकाल दीजिए। तो ये बेसिकली ये कैसे बना थोड़ा समझ लीजिए। इस क्वाड्रिलेटरल को डायगोनल के जरिए दो ट्रायंगल में बांट दिया गया, और ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ACD, इसका हाइट है H1, और ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ABC, इसका हाइट है H2। और आपको बताया है कि कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसका हाइट मालूम हो और बेस मालूम हो तो आप आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही चीज़ इसमें किया गया है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में बांट दिया डायगोनल के जरिए, और AC क्या हो गया, बेस हो गया, और ये H2 इसका हाइट है, H1 इसका हाइट है, दोनों के एरिया को जोड़ दिया। हाफ इंटू AC हमारा कॉमन आया और H1 प्लस H2 जुड़ गया। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस आपको इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं पैरेललोग्राम पर। समांतर चतुर्भुज। अगर आप ज्योमेट्री वाला सेक्शन देखेंगे मेरा, तो पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम जैसा नाम है, वैसा होता भी है कि इसका आमने सामने का भुजा जो है वो समांतर होता है, पैरेलल होता है, जैसे कि ABCD। तो इसमें ना AB पैरेलल है DC के और BC पैरेलल है AD का, BC पैरेलल है AD का। तो इसका अगर पेरीमीटर निकालना हो, देखिए फिगर से जान पहचान बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसका पेरीमीटर निकालना हो तो भाई चारों साइड को जोड़ देंगे। अगर इसका एरिया निकालना हो,
एरिया निकालना हो और ए बी को हम बेस माने, ए बी को हम क्या माने, बेस माने, और इस पे एक हम हाइट चिपका दें, इस पे हम एक ये हाइट लगा दें, तो इसका एरिया हो जाता है बी इंटू एच, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो गया, बेस इंटू हाइट, याद रखना है। इसके बाद रोम्बस, रोम्बस समचतुर्भुज, यहाँ पे बनाते हैं रोम्बस, समचतुर्भुज। ये रोम्बस ना समझिए कि स्क्वायर को चिपका के बना है। स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, चारों एंगल बराबर होता है। रोम्बस का भी चारों साइड बराबर होता है, लेकिन चारों एंगल बराबर नहीं होता है। ठीक है, चारों साइड बराबर होता है, इसका चारों साइड बराबर होता है, इसका चारों साइड बराबर होता है। ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, लेकिन इसका चारों एंगल बराबर नहीं होता है। तो भैया इसमें भी डायगोनल होगा, एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। तो एक डायगोनल का नाम दिए D1, दूसरा का नाम दिए D2। तो जब इसका एरिया पूछेगा ना मेरे भाई, तो सीधा याद रखना है हाफ इंटू D1 इंटू D2। रोम्बस का एरिया दोनों डायगोनल के मल्टीप्लाई का आधा होता है, दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट का आधा होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। और जो इसका पेरीमीटर है वो होता है 4A, चारों साइड बराबर है 4A। बात समझ में आया? फिगर से जान पहचान कीजिए। अभी मिक्स वाला बाकी है, इसीलिए बने रहिएगा। ठीक है, मिक्स वाला बाकी है तो बने रहिएगा। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। ठीक है, समझते जाइएगा, समझते जाइएगा, समझते जाइएगा। ठीक है, देखिए क्वाड्रिलेटरल का ना, क्वाड्रिलेटरल अगर सिर्फ क्वाड्रिलेटरल बोले और उसका चारों साइड अलग अलग है, कुछ पता ना चले ना, तो उसको सर्कल, तो उसको ट्रेंगल के जरिए सुलझाया जाता है। ठीक है, आप लोग को बताए हैं, डिटेल में बताए हैं, बस यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को समझ रहे हैं, एक बार याद कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, जो चाहिए ना उसको एकदम दिमाग में रखो हमेशा, क्या चाहिए आपको, और उसी के हिसाब से मेहनत करिए। तो ऐसा नहीं है कि हमको डिजिटल बोर्ड चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, नहीं है तो ठीक है। देखो यहाँ मेन काम क्या है भाई, समझाना। तो हम आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं, काफ़ी है। नहीं समझा पा रहे हैं, कोशिश करेंगे दूसरा तरीका से समझाने का और मेहनत करेंगे। ठीक है, लेकिन आप समझने के लिए पहले तैयार हो जाइए। आगे आते हैं और अगला है आपका ट्रेपीजियम। ठीक है, आगे है ट्रेपीजियम, समलंब। समलंब चतुर्भुज। थोड़ा सा आपका वक्त लेंगे एक बार। ठीक है, देखिए ट्रेपीजियम में, ट्रेपीजियम एक ऐसा फिगर होता है ना जिसका आमने सामने का साइड जो है पैरेलल होता है। दो साइड पैरेलल होता है और दो साइड पैरेलल नहीं होता है। जैसे कि A, B, C और D, इसमें ना AB पैरेलल टू DC है, ये दोनों साइड पैरेलल है, समांतर है, ये दोनों साइड पैरेलल नहीं है। इसमें हाइट होता है, देखो ये हाइट है मेरा, यही हाइट है मेरा। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है ना भाई, एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस DC इंटू हाइट। ये दोनों हाइट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये H है, यही H है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू H आपको याद रखना है दिमाग में। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड आपको दिमाग में याद रखना है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू H आपको दिमाग में याद रखना है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, फटाक से एकदम कैलकुलेशन कर देना है, लेट नहीं लगाना है, इसमें रट जाइए पूरा। ठीक है, आगे अब आते हैं सर्कल पे। तो इसको हटा लेते हैं, फिर हम लोग पूरा बोर्ड भर देंगे सर्कल से। ठीक है, पूरा बोर्ड हम लोग भर देंगे सर्कल से एकदम।
टेंशन नहीं लेना है। अभी मिक्स वाला सर्कल के बाद बताएंगे, ठीक है। मिक्स वाला फिगर सर्कल के बाद बताएंगे, ठीक है। देखिए सर्कल, वृत्त, सर्कल का राजा ना रेडियस होता है। रेडियस मालूम है, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। सर्कल का रेडियस मालूम है, आप सब कुछ निकाल सकते हैं। रेडियस मालूम है, इसका आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। रेडियस मालूम है, इसका आप सरकमफेरेंस निकाल सकते हैं। परिधि हिंदी में लिख देते हैं, सरकमफेरेंस लंबा हो जाएगा, इधर तक चल जाएगा। 2 पाई आर परिधि होता है, ठीक है। दो चीज़ आपको याद रखना है। सर्कल का जो रेडियस है ना, ये रेडियस है। सेंटर से जब पूरा लाइन को पार कर देंगे, ऐसे दोनों साइड टच करेगा सेंटर से होते हुए, तो यही लाइन मेरा क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, यहाँ से यहाँ रेडियस है। सेंटर से सरकमफेरेंस का दूरी क्या है? रेडियस है, ठीक है। और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, तो D फॉर डायमीटर बराबर 2R। ये चीज़ आपको समझ में आया? अब चलते हैं सेमी सर्कल पे, अर्धवृत्त पे। सेमी सर्कल, ठीक है। तो S4 लिख ही देते हैं, एकदम समझ लीजिएगा आप। सेमी सर्कल, अर्धवृत्त, वृत्त का आधा अर्धवृत्त, इसका आधा भाग है, ठीक है। तो अगर इसका एरिया बोलेगा तो भाई इसका आधा हो जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर का आधा। परिधि बोलेगा, परिधि, तो परिधि क्या होता है समझ लीजिए। परिधि क्या होता है? ये पूरा इसका बाउंड्री का लेंथ, पूरा बाउंड्री का लेंथ, ये बाउंड्री का लंबाई कितना है? सरकमफेरेंस वही है। तो अगर जब हम आधा सर्कल का बात करते हैं तो भैया आधा बाउंड्री का लेंथ मतलब 2 पाई आर। लेकिन ये तो हो गया आधा, ये तो हो गया इसका लेंथ। जब हम आधा सर्कल काटते हैं ना, तो एक नया बाउंड्री बनता है, ये वाला भी, ये भी हमारा बाउंड्री बनता है। और ये क्या है? ये कुछ और नहीं, डायमीटर है। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो जब हम लोग सरकमफेरेंस का बात करते हैं तो पूरा बाउंड्री के लेंथ का बात करते हैं, तो इसमें 2R हम और जोड़ देंगे। अब चाहे तो 2R को कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। 2R इसमें और जोड़ देंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा चीज़ देखिए सर्कल में, और ध्यान रखिएगा। सर्कल में ना सेक्टर पूछता है, त्रिज्या खंड पूछता है, सेक्टर पूछता है, ये आपका चाप की लंबाई पूछता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए कि सेक्टर या त्रिज्या खंड क्या है। देखो ये हमारा केक था, इसको काट के निकाल दिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला थीटा एंगल के साथ जो कट के निकला, यही मेरा त्रिज्या खंड है। तो दो, एक छोटा है एक बड़ा है, एक छोटा है एक बड़ा है। तो अगर आपको त्रिज्या खंड, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री, ठीक है। अब समझिए, आपसे ना चाप का भी लंबाई पूछता है, ठीक है, आर्क। देखो भाई ध्यान से समझो, ये पूरा मेरा सरकमफेरेंस है, ये पूरा मेरा सरकमफेरेंस है, और परिधि का एक टुकड़ा आर्क कहलाता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ काट के निकाल दिए, यहाँ से यहाँ, तो ये मेरा क्या हो गया? आर्क हो गया। तो दो आर्क बना, एक छोटा आर्क और एक इधर वाला बचा, ये वाला क्या बना? बड़ा आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क। तो इसको चाप कहते हैं हिंदी में, चाप। तो चाप की लंबाई भी पूछता है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। तो ये होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बटा 360 डिग्री। हर एक
पे आपको क्वेश्चन मिलेगा सेशन में। बस अभी इसको आप याद रखिए, ठीक है, इसको आप याद रखिए। इतना चीज़ आपको याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मिक्स वाला फिगर देखते हैं। मिक्स वाला में ना आपको बहुत ध्यान से समझना होगा और एक एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मिक्स वाला में सब कुछ आपको समझना होगा, ठीक है। जब एक से ज़्यादा फिगर को मिला देगा, एक से ज़्यादा फिगर को मिला देगा, एकदम ध्यान देना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला, जब सर्कल के अंदर स्क्वायर डाल दे, वर्ग, दो तरीका से बनता है, और स्क्वायर के अंदर सर्कल डाल दे, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। थोड़ा सा गोल नहीं बनेगा लेकिन आपको समझा देंगे। सबसे पहले इसको समझिए, स्क्वायर के अंदर जब सर्कल रहे तो भाई स्क्वायर का ईच साइड तो इक्वल होता है, ए है, ए है, ए है, ठीक है। तो आपसे यहाँ क्या क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि स्क्वायर के अंदर बड़ा से बड़ा सर्कल, स्क्वायर के अंदर बड़ा से बड़ा सर्कल का एरिया क्या होगा। तो स्क्वायर के अंदर जब बड़ा से बड़ा सर्कल डालेगी ना भाई, तो वो सर्कल ना स्क्वायर के चारों साइड को एक पॉइंट पे टच करेगा, चारों साइड को एक पॉइंट पे टच करेगा। मतलब साइड और सर्कल का सरकमफेरेंस परिधि एक पॉइंट पे टच करके निकलेगा। तो यहाँ से पहला चीज पूछता है कि भाई सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल। जरूरी नहीं है कि इसी तरीका का फिगर होगा, बहुत तरीका से बनाया सकता है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया देने का कोशिश कर रहे हैं, आप समझिएगा। तो सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा। अब भाई देखो, सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमको रेडियस चाहिए। अब ध्यान से देखिए, अगर ये हमारा सर्कल का सेंटर है तो ये मेरा सर्कल का डायमीटर हुआ, और सर्कल का जो डायमीटर है वही मेरा स्क्वायर का साइड है, स्क्वायर का साइड है। चाहे ऐसे देख ले, ऐसे, चाहे ऐसे देख ले। मतलब सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल का जो डायमीटर है वही मेरा स्क्वायर का साइड है। मतलब स्क्वायर का साइड और सर्कल का डायमीटर दोनों बराबर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर हमें रेडियस निकालना हो, अगर सर्कल का रेडियस निकालना हो कि इसका रेडियस क्या होगा, तो आप कहेंगे सर रेडियस होगा स्क्वायर के साइड का आधा। दिमाग में बिठा लीजिए, इसको दिमाग में बिठा लीजिए। ये सब याद नहीं करना है, समझना है। तो अब जब हमें सर्कल का रेडियस मिल गया दोस्त, तो हम सर्कल का एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। पाई आर स्क्वायर, और आर के जगह पे क्या रख देंगे, a/2 का स्क्वायर। यही ना बनेगा, यही बनेगा। दूसरा चीज यहाँ से पूछा जाता है कि स्क्वायर के अंदर सर्कल है, या इसको ऐसे भी बोलेगा भाषा में कि एक स्क्वायर शेप का प्लेट है, उसके अंदर से बड़ा सर्कल को काट के निकाल दिए, तो जो एरिया बचा उसका वो एरिया कितना बचा। मतलब ये जो मेरा अगर इस स्क्वायर से हम इस सर्कल को काट के निकाल देंगे तो यही ना चारों साइड कोना में बचेगा भाई, चारों साइड कोना में बचेगा, कोना में बचेगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, देखो स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को घटा देंगे, तब जो एरिया बचेगा वो चारों कोना बचेगा। मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे सर ए का स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, और ये क्या है, पाई a/2 का होल स्क्वायर। इससे क्या मिलेगा मेरे भाई, इससे मिलेगा जो ये पार्ट मेरा बच गया, ये चीज़ मिलेगा, ठीक है। इसमें आइए,
सर्कल के अंदर स्क्वायर है, तो यहाँ पे ना खेला किससे होगा, यहाँ पे सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल का जो डायमीटर है, सर्कल का जो व्यास है, सर्कल का जो व्यास है, जो लेंथ सर्कल के डायमीटर का है वही लेंथ स्क्वायर का डायगोनल है। जो सर्कल का डायमीटर है वही स्क्वायर का डायगोनल है। तो अगर हमें एरिया निकालना हो इस केस में स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हम क्या d का स्क्वायर बट्टा 2 कर देंगे सीधा। यहाँ पे d का मतलब क्या है, सर्कल का डायमीटर, सर्कल का डायमीटर सीधा निकल जाएगा। अब अगर इस सर्कल से हम इस स्क्वायर वाला प्लेट को काट लेंगे तब ये वाला पार्ट बचेगा ना भाई, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, तो इसका एरिया, तो इसको लिख लीजिए आप एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। सिर्फ फॉर्मूला याद कर, देखिए इस सब ना आपको याद नहीं रखना है, समझना है। सिचुएशन किसी भी तरीका का हो सकता है, समझना है, लिखना नहीं है, ये रटना नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में घटा देंगे स्क्वायर का एरिया। यहाँ पे स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, डायमीटर का स्क्वायर बट्टा 2 या डायगोनल का स्क्वायर बट्टा 2, और डायगोनल के जगह पे रखेंगे 2r, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक है, 2r का स्क्वायर बट्टा 2, ये चीज़ ध्यान देना है। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान पे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 2 4r स्क्वायर होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा। तो उतना काट कूट के आपको याद नहीं रखना, बस इस चीज़ को समझ जाना है, इस बात को समझ जाना है। ये दो चीज़ समझ में आया। तीसरा चीज़ पे बढ़ते हैं, तीसरा चीज़ पे बढ़ते हैं, तीसरा चीज़ पे बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा चीज़ पे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ अभी आया है, ठीक है, एकदम ध्यान से, और थोड़ा लाइक वाइक कर देना भाई, मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और कंटेंट में कुछ भी कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे थोड़ा प्यार से, बस थोड़ा सा और, आपका कंसेप्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और बाकी का आपका पीडीएफ में सब कुछ लिखा हुआ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, मिटता भी नहीं है। देखिए अब आपको क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखिए कि एक हमारा बोलेगा कि एक स्क्वायर है या एक रेक्टेंगल है, दोनों में से कुछ भी बोलेगा, और बोलेगा कि इसके चारों कोनों पे ना गाय बांधा हुआ है, या तो घोड़ा बकरी कुछ भी बांधा गया है। ये ना इन और चारों का जो रस्सी का लेंथ है वो बराबर है। ठीक है, और ये एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, मतलब ठीक आधा आधा दूर तक ये चर के यहाँ से यहाँ तक घूम जाते हैं। मतलब ये गाय है जो इतना पार्ट घास खाएगा, ये वाला इतना पार्ट, ये वाला इतना पार्ट, और ये वाला इतना पार्ट। तो आपसे पूछता है ना कि ये जो बच गया ना बीच में, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, इसका प्रत्येक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का स्क्वायर है, मान लेते हैं, स्क्वायर मान के बना देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर हम एक सर्कल का 4 टुकड़ा करें, ये हमारा सर्कल है, इसका 4 टुकड़ा करें, तो ये बेसिकली 4 टुकड़ा 4 क्वाड्रेंट बना, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, 4 क्वाड्रेंट बना।
क्या ये 4 क्वाड्रेंट आपको यहाँ नहीं दिख रहा है? 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है और चारों क्वाड्रेंट एरिया वाइज आपस में क्या है? बराबर है। एरिया वाइज आपस में क्या है? बराबर है। तो जब भी आपसे इसका क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कोनों पे कुछ आपका बांधा गया है, तो जो एरिया बीच में बच गया, जो एरिया अनग्रेज्ड रह गया, जहाँ पे गाय नहीं चर सकी, उसका क्षेत्रफल कितना है, वो एरिया कितना बचा। तो आपको ये जो हमारा स्क्वायर है इसका ईच साइड कितना ए है, ए है, ए है, तो हम स्क्वायर के एरिया में कंप्लीट सर्कल के एरिया को घटा देंगे। कंप्लीट सर्कल क्यों? देखिए ये जो 1 2 3 4 जो हमारा क्वाड्रेंट है, इन चारों क्वाड्रेंट को अगर मिला देंगे तो एक कंप्लीट सर्कल नहीं बनेगा भाई, बनेगा ना। तो इस स्क्वायर के एरिया में से एक सर्कल के एरिया को घटा देंगे तो हमारा ये जो बीच का पार्ट है निकल जाएगा। अब बात आता है यहाँ पे कि ये हमारा स्क्वायर है और इसके अंदर ये लोग 4 जानवर है, कॉर्नर पे बांधा गया है। तो भाई ये जो हमारा सर्कल है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? तो आपको हम अभी क्या बताएं कि ये हमेशा मिड पॉइंट पे एक दूसरे को टच करेगा, मिड पॉइंट पे टच करेगा। मतलब इस वाला जो सर्कल है, ये वाला जो हमारा क्वाड्रेंट है, इसका जो रेडियस है ना, इस पूरा स्क्वायर का आधा ही तो है। a/2 ऊपर, a/2 नीचे, a/2 इधर, a/2 इधर, a/2 यहाँ, a/2 यहाँ, a/2 और ये a/2, ठीक है। मतलब जो यहाँ मेरा रेडियस बना चारों का बराबर, वो क्या हो गया? a/2 हो गया। अब देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देखिए हम फिर से बोल रहे, याद नहीं रखना है, आया हुआ क्वेश्चन का हम सिचुएशन बता रहे हैं। इस तरीका का हजारों सवाल आया हुआ है, तो वहाँ पे ना आपको बेसिक नॉलेज ही काम देगा। वहाँ पे कोई स्पेशल फॉर्मूला बना के आपको नहीं ले जाना है, हम आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे निकालेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, छायांकित भाग, या जो मेरा बच गया बीच में, वो होगा स्क्वायर के एरिया में से एक कंप्लीट सर्कल के एरिया को घटा देंगे, तो πr², और r के जगह पे a/2 का स्क्वायर। तो इससे ये बीच का भाग मेरा क्या होगा? निकल जाएगा। तो ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट मोस्ट 2D फिगर्स जो कि हम लोग देखें। इसके अलावा और जो भी कंसेप्ट आपका बचा हुआ है ना, वो क्वेश्चन के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। और जो हम आपको अभी बताएं, इसका PDF आपको दे दिया जाएगा, आप उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अब नेक्स्ट कल से आपका सेशन चालू होगा क्वेश्चन वाला, एकदम मत भूलिएगा देखना, एकदम शुरू से लेके आखिरी तक। हो सकता है आपको ये सेशन बोरिंग लगा हो, बहुत कुछ आपको आता होगा, मानते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी था। सबको नहीं आता है, बताना ज़रूरी था, समझाना ज़रूरी था, फिगर से जान पहचान ज़रूरी था, ठीक है। तो आप इसको देखिए शुरू से लेके आखिरी तक, और थोड़ा शेयर मार दीजिए, प्यार बनाइए, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।